हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो +1 की इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड 5th यूनिट का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है। उसका मीनिंग, कर्व, शेड्यूल एंड एजम्पशंस ये हम लोग कर चुके हैं। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वीडियो ना देखी हो तो वो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि आपको ये आगे का टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आज हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड करने जा रहे हैं। देखो, कल हम लोगों ने किया था एजम्पशंस मतलब मानना, सपोज करना। ये मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, इसमें कन्फ्यूज़न होती है, सो बी केयरफुल। तो एजम्पशंस में मीन्स जो चीज़ हम मान कर चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हुए, दैट आर कॉल्ड एजम्पशंस। मीन्स हमने उसमें क्या पढ़ा था कि अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट। पर एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस मतलब जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। मतलब हमने क्या बोला था, लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, पर एक्सेप्शंस भी होती हैं कहीं ना कहीं जगह पे। मीन्स हमने बोला प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होगी, पर एक्सेप्शंस में इसका उल्टा होगा। मतलब प्राइस के बढ़ने के साथ डिमांड बढ़ेगी और प्राइस के कम होने के साथ डिमांड कम होगी। मतलब कुछ केसेस ऐसे भी है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है, तो वो केसेस हम डिस्कस करेंगे। अब देखो, कह रहे हैं इन सम केसेस डिमांड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्राइस। प्राइस के बढ़ने के साथ बढ़ती है, एंड वाइजा वर्जा मीन्स डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन प्राइस। और जो कर्व है वो क्या होगा? अपवर्ड स्लोपिंग। वैसे कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग। तो कह रहे हैं दीज आर एक्सेप्शंस। तो हम पढ़ने वाले हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पर अप्लाई नहीं होता है, अगर ये इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वी कैन से व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या होता है कि कुछ ऐसी गुड्स होती हैं हमारी मार्केट के अंदर दैट आर सोशली डिस्टिंक्टेड। मतलब सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से वो डिस्टिंक्टेड होती है, मतलब उनकी अलग ही पहचान होती है मार्केट में। ये प्रोफेसर वेबलन ने ये जो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन है इनके बारे में हमें बताया था। तो कुछ सोशली डिस्टिंक्टिंग गुड्स है, लाइक जो प्रीशियस डायमंड है, बहुत कीमती डायमंड होता है, या फिर लग्जूरियस कार्स हैं, बहुत ज़्यादा कीमती कारें होती हैं, महंगी कारें होती हैं, विंटेज कार्स भी बोलते हैं इनको। तो ये गुड्स ज़्यादा प्राइस पे ही, ज़्यादा प्राइस होने की वजह से ही डिमांड की जाती है। मतलब अगर इनका प्राइस कम होता है तो इनकी डिमांड कम हो जाती है, और इनका प्राइस अगर हाई होता है तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। तो इट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है इन केस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनकी मार्केट के अंदर सोशली डिस्टिंक्शन है, जिनकी अलग पहचान है। दीज गुड्स डिमांडेड बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। ज़्यादा प्राइस है तो ज़्यादा डिमांड होगी, कम प्राइस है तो कम डिमांड होगी। नेक्स्ट वन इज़ गिवन गुड्स। देखो, हम लोगों ने एक इनकम फंक्शंस में पढ़ा था, डिमांड फंक्शन में इन्फीरियर गुड्स। अब जो गिवन गुड्स है दैट आर हाईली इन्फीरियर गुड्स, उसमें हमने पढ़ा था कि नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। मीन्स इनकम के बढ़ने के साथ इनकी डिमांड कम हो जाती है, और इनकम के कम होने के साथ डिमांड बढ़ जाती है। पर नॉर्मल गुड्स में तो डायरेक्ट था। तो गिवन गुड्स भी इन्फीरियर गुड्स की तरह, पर उससे कहीं ज़्यादा इन्फीरियर होती है। तो गिवन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स, जिस वजह से इनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनकम इफेक्ट होता है। मतलब अगर इनकम बढ़ती है एक कंज्यूमर की, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो क्या कर देता है? कम। अब देखो, इन्फीरियर गुड की डिमांड उसने कम कर दी। अब चाहे उन इन्फीरियर गुड्स का प्राइस कितना भी कम क्यों ना आ रहा हो, फिर भी उसकी डिमांड क्या होगी? कम। तो हम क्या कह रहे हैं, कई कुछ ऐसी गिवन गुड्स होती हैं जिसमें इनकम अफेक्ट हाईली नेगेटिव होने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। मीन्स हाईली इनकम अफेक्ट हुआ तो इनकम के बढ़ने से क्या किया, कंज्यूमर ने इनकी डिमांड कम कर दी। अब चाहे उसका प्राइस कितना भी कम क्यों ना हो रहा हो, फिर भी डिमांड क्या हुई? कम। तो मेन चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, मतलब प्राइस के कम होने की वजह से भी डिमांड यहाँ पे कम ही हो रही है। डिमांड कम है इन्फीरियर गुड्स की। तो हेयर वी वांट टू से दैट कि गिवन गुड्स के केस में भी समटाइम्स लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। तो यहाँ पे भी दिस इज़ ऑल्सो द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, बिकॉज दीज आर हाईली इन्फीरियर गुड्स। और इस केस के अंदर हाई इनकम अफेक्ट होने की वजह से जो प्राइस अफेक्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। प्राइस इफेक्ट मतलब प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ने लगती है, प्राइस के कम होने से डिमांड कम होने लगती है। किस वजह से? हाई इनकम इफेक्ट होने की वजह से।
एंड द लास्ट एक्सेप्शन इज़ इरेशनल जजमेंट। इरेशनल जजमेंट, और इसको हम इग्नोरेंस भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि कई बार जो एक कंज्यूमर है वो एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसको उसके प्राइस से जज करता है। प्राइस से कैसे जज करता है, मतलब वो सोचता है कि अगर मार्केट में प्राइस ज़्यादा है किसी चीज़ का तो उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी, और अगर प्राइस कम है तो क्वालिटी कम अच्छी होगी। इट मीन्स ज़्यादा प्राइस पे वो डिमांड को बढ़ा देता है और कम प्राइस पे डिमांड को कम कर देता है, पर ऐसा केस नहीं होता है। तो ये भी एक लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई ना होने का रीज़न हो सकता है इरेशनल जजमेंट। कह रहा है समटाइम्स कंज्यूमर जज क्वालिटी विद प्राइस ऑफ कमोडिटी, इन दिस केस ऑल्सो लॉ ऑफ डिमांड फेल्स। जज का मतलब वो ये सोचता है कि अगर उसका प्राइस ज़्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी का होगा, अगर प्राइस कम है तो कम क्वालिटी का होगा। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है लॉ ऑफ डिमांड के अप्लाई ना होने का, इरेशनल जजमेंट। तो हमने 3 एक्सेप्शंस पढ़ी हैं, आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, इरेशनल जजमेंट एंड द इग्नोरेंस भी बोल सकते हैं हम इरेशनल जजमेंट को। एंड द थर्ड वन इज़ गिवन गुड्स। गिवन गुड्स भी इसकी एक्सेप्शंस में ही काउंट होता है। तो एक्सेप्शंस और एजम्पशंस, ये ध्यान रखना, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, इसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं। एजम्पशंस में हमने कहा था जो हम लोग मान के चलते हैं कि ऐसा होता है लॉ ऑफ डिमांड को स्टडी करते हुए, और सेकेंडली एक्सेप्शंस मतलब जहाँ लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट। लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट क्यों करता है, कि ऐसा क्यों होता है प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम, प्राइस के कम होने से डिमांड ज़्यादा। और ये क्वेश्चन और भी तरह से पूछा जा सकता है कि वाई मोर गुड्स आर डिमांडेड व्हेन प्राइस फॉल और लेस प्राइस, कि जब प्राइस कम होता है तो ज़्यादा गुड्स क्यों डिमांड की जाती है, या फिर डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है। देखो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग अगर 1 मार्क में आता है तो हम सिंपली ये कह देते हैं बिकॉज इन्वर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। पर अगर आपको 3 या 4 मार्क्स में आ जाता है तो आप वो सिर्फ एक सिंपल लाइन नहीं लिख सकते हो, तो आपको ये बोलना पड़ेगा डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बट वाई देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग रीजन्स। तो अब रीज़न क्या है लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करने के। फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है, ये चैप्टर हमने पढ़ा नहीं है अभी, पर मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देती हूँ। ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम किसी गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो हमारी सेटिस्फेक्शन होती है वो कम होती जाती है। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। सपोज़ हम लोग चपाती खा रहे हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैंने दो चपातीज़ ली, पर जब मेरा पेट थोड़ा थोड़ा फिल होना स्टार्ट हो गया, सेटिस्फेक्शन जो फर्स्ट चपाती में थी वो ज़्यादा थी, जब मैंने सेकंड ली तो उससे मिलने वाली जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन थी वो कम होने लग जाती है। जब थर्ड ली तो और कम होगी, फोर्थ ली तो और कम हो जाती है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज़ की जाती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग। मतलब जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो हम लोगों को उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है, वो क्या है, कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए देखो अब मार्केट के अंदर हमें कोई भी चीज़ अगर महंगी मिलती है, एक एडिशनल यूनिट ज़्यादा रेट में मिल रही है और वो मुझे सेटिस्फेक्शन भी कम दे रही है, तो इसीलिए कंज्यूमर क्या करता है, अपनी डिमांड को ज़्यादा प्राइस पे कम कर देता है। पर अगर उसको प्राइस नहीं बढ़ रहा है, सेम है या कम प्राइस पे मिल रही है, तो वो एडिशनल यूनिट ज़्यादा डिमांड करता है। तो कहने का मतलब है कि हर एक एडिशनल यूनिट वो तभी ख़रीदना चाहेगा अगर उसे कम प्राइस पे मिलती है, या फिर वो कम पे करने के लिए रेडी हो जाता है। पर अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड को कम कर देता है वो। क्यों? क्योंकि एडिशनल यूनिट उसे क्या करने वाली है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी नहीं देगी, तो क्या फ़ायदा है ज़्यादा प्राइस खर्च करने का। तो इस रीज़न की वजह से लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा और भी काफ़ी रीज़न्स हैं, वो अब हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज़ इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट मीन्स रियल इनकम इफेक्ट। देखो मेरे पास 100 रुपीज़ है, मेरी इनकम जो है वो 100 रुपीज़ की है। प्राइस पहले 10 रुपीज़ पर यूनिट था, तो उस 100 रुपीज़ में मैं 10 यूनिट्स परचेज़ कर पा रही थी। पर क्या हुआ, प्राइस क्या हो गया, 20 रुपीज़ हो गया पर यूनिट। तो 10 से 20 जब प्राइस हुआ, मेरे पास तो 100 रुपीज़ ही है, तो मैं क्या कर पाऊँगी, सिर्फ 5 यूनिट्स परचेज़ कर पाऊँगी। मीन्स जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ होता है तो जो रियल इनकम है कंज्यूमर की वो डिक्रीज़ हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो रियल इनकम इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे सपोज़ करो प्राइस पहले 10 था, 10 से 5 हो गया, अब उसी 100 रुपीज़ में मैं कितनी यूनिट्स परचेज़ कर पाऊँगी,
20 यूनिट्स। पहले 10 ले पा रही थी जब 10 पर यूनिट प्राइस था, अब कितनी ले पाऊँगी 20 यूनिट्स। तो मतलब इनकम अफेक्ट भी होता है, दैट इज़ कॉल्ड रियल इनकम। एक्चुअल इनकम की बात नहीं कर रहे हैं, पर्सन के पास जो इनकम होती है सिर्फ उसी इनकम की बात होती है कि रियल इनकम, कि प्राइस के चेंज होने से उसकी रियल इनकम कंज्यूमर की चेंज हो जाती है। तो इसलिए भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूट्स हमने पढ़े थे कि मार्केट के अंदर कुछ गुड्स के सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, तो इसकी वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, दो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स का प्राइस कम हुआ, एक्स के प्राइस कम होने की वजह से क्या हुआ, जो उसका वाई सब्सटीट्यूट था उसकी डिमांड कम होगी रिलेशन में एक्स के, तो बहुत सारे लोग वाई को छोड़ के एक्स की तरफ आने लगे। सो एक्स इज सब्सटीट्यूटेड फॉर वाई। किसकी प्राइस कम हुई थी, एक्स की। वाई की भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, पर एक्स सस्ता हो गया वाई के कंपैरेटिवली, तो लोग वाई को छोड़ के एक्स की तरफ आने लगे। मतलब क्या इफेक्ट पड़ा, एक्स का प्राइस कम होने की वजह से एक्स की डिमांड बढ़ने लग गई। तो ये भी एक रीज़न है प्राइस के कम होने से डिमांड के बढ़ने का, सब्सटीट्यूशन अफेक्ट, क्योंकि मार्केट में गुड्स के कुछ सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल रहते ही हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट इज साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। देखो सिंपल है, साइज़ ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कैसे कह सकते हैं, जब मार्केट के अंदर प्राइस कम हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पहले गुड्स परचेज़ नहीं कर पा रहे थे, पर प्राइस के कम होने से अब वो कर सकते हैं, उनके पास इतनी इनकम है। तो इससे क्या होगा, पहले अगर 10 लोग ख़रीद पा रहे थे, अब शायद वो चीज़ 15 लोग ले पा रहे हैं। तो कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ बढ़ने की वजह से डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका अपोजिट, अगर प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो बहुत सारे ऐसे पुअर पीपल थे जिनकी इनकम कम थी, प्राइस के बढ़ने की वजह से अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब कंज्यूमर ग्रुप छोटा हो जाएगा उसका साइज़, जिससे डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, एक्सपेंड। और यहाँ पे वर्ड हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने ये एक्सपेंड वर्ड यूज़ किया है, सिंपली यहाँ पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ याद रखते हैं। तो कह रहा है प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है कंज्यूमर ग्रुप के बढ़ने की वजह से, और प्राइस के इंक्रीज़ होने से कंज्यूमर ग्रुप का साइज़ भी छोटा हो जाता है, इस वजह से भी लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट करता है। एंड द लास्ट वन इज़ डिफरेंट यूजेस। अब देखो हम लोगों को पता है बहुत सारी कमोडिटीज़ ऐसी होती है जिसके अलग अलग यूज़ होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल मिल्क को हम कई जगह यूज़ कर सकते हैं, ड्रिंक करने के लिए, कर्ड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, बटर बनाने के लिए, और भी मैनी मोर थिंग्स। देखो जब प्राइस कम था तो मैं उसको सारी चीज़ में यूज़ कर रही थी, पर जैसे ही प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ने लग जाता है तो हम सोचते हैं कि वो चीज़ महंगी हो गई है, तो मैं उसको जो मेरी असेंशियल यूजेस हैं वहीं तक की लिमिटेड रखती हूँ। मतलब कहने का, प्राइस के बढ़ने के साथ मैंने क्या किया, उस कोमोडिटी का जो यूज़ था उसे लिमिट कर दिया और उसकी डिमांड क्या कर दी, कम कर दी। तो ये भी एक रीज़न है लॉ ऑफ डिमांड के एग्जिस्ट करने का, कि कोमोडिटी के डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो जब प्राइस बढ़ता है तो उसको लिमिटेड कर देते हैं जिससे डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो हम अलग अलग यूजेस में उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं जिससे डिमांड बढ़ जाती है। तो ये सारे 5 रीजंस हैं जिस वजह से लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट कर सकता है। रीज़न ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें फर्स्ट वन था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देन इनकम अफेक्ट, आफ्टर दैट सब्सटीट्यूशन अफेक्टिंग द साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप एंड डिफरेंट यूजेस। सो आज हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें, और मेरे चैनल को शेयर भी ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।